हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सिंपली सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको रिवाइज करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट ऑफ हीट, तो इसमें जूल तो हमको पता ही है। वन अनदर यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। होता क्या है ये? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये डेफिनेशन ऑफ कैलोरी में आएगा। नाउ वन कैलोरी में कितने होते हैं जूल्स? तो एक्चुअली में होते हैं 4.1866 जूल, बट इन द कैलकुलेशन पर्पस वी विल अप्रोक्सीमेट अप टू फर्स्ट डेसिमल place, that is 4.2 joule. Now next point is कि heat कब flow होती है? Heat will only flow when there is a temperature difference. तो heat तभी होगा जब दो substances के बीच में contact हो और वो temperature difference maintain कर रहे हो, है ना, तभी होगा। अगर दोनों bodies जिनका temperature same है और उसको आप contact में लाओ तो heat flow नहीं होगी। अब ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ हीट किन दो टाइप की हीट हम इनकाउंटर करते हैं, है ना। हीट जब फ्लो होती है तो कितने टाइप की होती है? तो दो टाइप की हीट होती है। पहली होती है स्पेसिफिक हीट एंड द सेकेंड वन इज लेटेंट हीट, है ना। नाउ पहले स्पेसिफिक हीट की बात करें तो ये वो हीट होती है जो यूज होती है टू रेज द टेम्परेचर। क्या करने के लिए? सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज होती है। तो अगर हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करें, टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिटी ऑफ यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एंड इट इज डिनोटेड बाय C। अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम एक सब्सटेंस लिया, सपोज हमने कोई भी यहाँ पे, और उसको अगर हम स्पेसिफिक हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, वेदर इंक्रीज, है ना। अगर सप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंक्रीज आएगा, और अगर आप रिमूव कर रहे हो तो डिक्रीज आएगा, पर चेंज आएगा। देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर, बट जो सिस्टम का फेज है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या बना रहेगा? सेम बना रहेगा। ये तो हो गया यूनिट मास के लिए स्पेसिफिक हीट। अगर हम m मास के लिए स्पेसिफिक हीट निकालें तो ये कहलाएगी टोटल स्पेसिफिक हीट, एंड दिस विल बी गिवन एज QC इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, वेयर m इज मास, C is specific heat for unit mass, and delta T is change in temperature, rise or fall. अगर चेंजेस की बात करें, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रैंडम मोशन सिस्टम का चेंज होगा, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑल्सो चेंजेस, क्योंकि मोशन से एसोसिएटेड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल चेंज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कॉन्फ़िगरेशन, तो वो चेंज नहीं होता जब तक आप स्पेसिफिक हीट सिस्टम को दे रहे होते हो। उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कभी चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की कांस्टेंट बन के रहेगी, हम ऐसा अज्यूम करते हैं। ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट। इसमें एक और चीज, एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, जो मास डिपेंडेंट होती है। स्पेसिफिक हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, क्योंकि ये यूनिट मास के लिए है, बट हीट कैपेसिटी इज डिपेंडेंट ऑन मास। तो मास टाइम स्पेसिफिक हीट इज कॉल्ड हिज हीट कैपेसिटी। तो अगर हम ये QC का टोटल स्पेसिफिक हीट का हीट कैपेसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला बोलें तो MC की जगह क्या हो जाएगा? S, वेयर S इज हीट कैपेसिटी, S डेल्टा T वुड बी द टोटल स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये हो गया हीट स्पेसिफिक हीट। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। तो जहां भी स्पेसिफिक लग गया तो याद रखना वो यूनिट मास के लिए है, ठीक है। और टोटल स्पेसिफिक हीट मतलब यूनिट मास के लिए नहीं है, ये टोटल मास के लिए है। तो अगर सिंपली स्पेसिफिक हीट बोल रहा है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल रहा है तो ऑब्वियसली वो यूनिट मास के लिए डिफाइंड है। टेम्परेचर को चेंज करेगा, फेस को कांस्टेंट बना के रखेगा। और दूसरी चीज, कभी कभी हीट कैपेसिटी के टर्म्स में भी बात करता है, जो कि कुछ नहीं होता, मास डिपेंडेंट होता है और मास और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट मतलब कि जो हिडन हीट होती है। हिडन क्यों?
क्योंकि सिस्टम जो है या सब्सटेंस जो है उसमें हीट सप्लाई कर रहे होते हैं पर टेम्परेचर कोई चेंज दिखाई नहीं देता। तो हमको ऐसा लगता है कि जो हमने हीट दिया वो कहीं खो गई, गुम गई, है ना, हिडन हो गई। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। काम क्या करता है? ऑब्वियसली इट चेंजेस द फेज ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास सब्सटेंस लिया आपने और उसका आपको फेज चेंज करना है, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी लेटेंट हीट, डिनोटेड बाय कैपिटल एल। टोटल लेटेंट हीट है ना, तो टोटल लेटेंट हीट मास का प्रोडक्ट कर देंगे। तो यूनिट मास के लिए अगर एल हीट लगती है फेज चेंज करने के लिए, तो एम मास के लिए कितनी लगेगी? एम इंटू एल। नाउ इसमें अगर चेंजेस की बात करें तो ऑब्वियसली कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन के रहेगी? सेम, क्योंकि टेम्परेचर ही रैंडम मोशन बढ़ाता है। अगर वो चेंज हो रहा होगा तभी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो वॉट एवर द एनर्जी वी आर सप्लाइंग वो हमको कहाँ यूटिलाइज हो रही है? कॉन्फ़िगरेशन चेंज में, यानी फेज चेंज में। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये क्या होगा? चेंज होगा। सो this is introduction of heat. There are two kinds, specific and latent. तो जब स्पेसिफिक हीट सप्लाई कर रहे हो आप तो टेम्परेचर चेंज होगा, फेज सेम रहेगा। और जब आप लेटेंट हीट सप्लाई कर रहे हो तो फेज चेंज होगा और टेम्परेचर सेम बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम याद रखनी है ना। दोस पॉइंट्स आर, सपोज आपको जो स्पेसिफिक हीट है वो ऐसा दिया है 4.2 जूल पर केजी केल्विन, लेकिन जो गिवन टेम्परेचर है यानी इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर सपोज 40 डिग्री सेल्सियस ऐसा दिया हुआ है और आपको यूज करना है इसको। तो जब आप सिंगल टेम्परेचर यूज कर रहे हैं तब तो आप डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट में केल्विन दिया हुआ है और टेम्परेचर किस में ले रहे हैं? डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं उसमें हमेशा टेम्परेचर इंडिविजुअल ना आके टेम्परेचर चेंज आता है, डेल्टा टी आता है। और ये डेल्टा टी केल्विन स्केल में भी वही रहता है और सेल्सियस स्केल में भी सेम बना रहता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर कुछ डिग्री सेल्सियस में भी हुआ है तो इसमें चेंज कितने का हुआ? 10 डिग्री सेल्सियस का हुआ। अगर मैं केल्विन में देखूं तो 30 डिग्री सेल्सियस केल्विन में जो भी होगा और 40 डिग्री सेल्सियस केल्विन में जो भी होगा उसका डिफरेंस भी कितना आएगा? 10 केल्विन आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन दोनों स्केल में सेम होते हैं। तो यहां से आप ये देख रहे हो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर केल्विन और सेल्सियस के फॉर्म में यूनिट्स दी हुई हैं तो टेम्परेचर को चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन सिर्फ सिंगल टेम्परेचर फाइंड आउट करने बोल रहे हैं इन अ पर्टिकुलर स्केल, तब कन्वर्जन करना पड़ेगा। नाउ यूनिट ऑफ एल और सी मस्ट बी यूनिफॉर्म विद द गिवन एम क्यू एंड अदर वैल्यूज। मास, हीट, तो लेटेंट हीट और यूनिट स्पेसिफिक हीट जो है उसका मास से, टोटल हीट से जो यूनिट्स है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब सेम सिस्टम से बिलोंग करना चाहिए। मतलब मान लो कैलोरी, जो स्पेसिफिक हीट ऐसा दिया है आपका 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन ऐसा, और जो आपका टोटल हीट अगर सप्लाइड दिया है 410 जूल, तो आपको इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो इसको यहाँ पे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इजी होता है हीट को कन्वर्ट करना, स्पेसिफिक हीट में और कैलकुलेशंस थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। ठीक है। नाउ स्पेसिफिक और लेटेंट हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एज इट इज फॉर यूनिट मास। याद रखना, अगर आप कोई सब्सटेंस का 1 kg भी ले रहे हो तो भी उतना ही स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट रहेगा, या फिर 100 kg भी ले रहे हो तो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि
चाहे कितना भी मास आप ले लो, दोनों के लिए स्पेसिफिक हीट सेम आएगी क्योंकि सब्सटेंस सेम है। स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट जो होती है फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर मटेरियल सेम होती है एक मास के लिए, एक सब्सटेंस के लिए, चाहे मास कुछ भी ले लो आप, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास डिपेंडेंट नहीं होता। नेक्स्ट इज मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर मतलब मिक्सचर या फिर जब हीट का इंटरेक्शन हो गया उसके बाद फाइनली जब हीट स्टॉप हो गई तो जो सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो उसका फाइनल टेम्परेचर कहलाता है। और हमेशा याद रखना ये हमेशा हाईएस्ट टेम्परेचर से छोटा होता है और लोएस्ट टेम्परेचर से बड़ा होता है। यानी जो अपर टेम्परेचर बॉडी है उससे इसका टेम्परेचर कम आएगा और लोअर टेम्परेचर बॉडी है उससे इसका टेम्परेचर ज्यादा आएगा और इसके बीच में कुछ वैल्यू होगी फाइनल मीन टेम्परेचर की। यानी मैक्सिमम टेम्परेचर से ऊपर नहीं जा सकता और मिनिमम टेम्परेचर से नीचे नहीं जा सकता। दिस इज अबाउट मीन टेम्परेचर। While solving, we need to apply principle of calorimetry। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये बोलता है कि हीट सप्लाई जितना करोगे एक बॉडी को दूसरी बॉडी, हीट सप्लाई एक बॉडी जितना करती है सेकेंड बॉडी उतना ही हीट गेन करेगी। ट्रांजिशन के टाइम कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। फॉर दैट सेपरेटली कैलकुलेट द हीट सप्लाइड एंड हीट गेन्ड। आपको हर उन बॉडीज की सारी हीट को ऐड करना है जो हीट सप्लाई कर रही है और उन बॉडीज की हीट को ऐड करना है जो हीट को गेन कर रही है। और जब आप हीट सप्लाई टोटल निकाल लो और हीट गेन टोटल निकाल लो तब उसको हमको करना है इक्वेट, है ना। और हमेशा याद रखना ऑलवेज टेक द चेंज ऑफ टेम्परेचर एज पॉजिटिव। जब फॉर्मूले में करेंगे तो डेल्टा टी है वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। यानी इसको हमेशा टी हायर माइनस टी लोअर ही करना है। डेल्टा टी इज ऑलवेज टी हायर माइनस टी लोअर, है ना। टेम्परेचर ऑफ कंटेनर एंड फ्लूइड वुड ऑलवेज बी सेम। जिस कंटेनर में फ्लूइड रखा हुआ है, मान लो अभी फ्लूइड 20 डिग्री सेल्सियस पे है इनिशियली, तो इसका कंटेनर भी 20 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। कंटेनर और फ्लूइड दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इम्प्योरिटी। जब भी आप किसी फ्लूइड में इम्प्योरिटीज ऐड करते हो, सब्सटेंस में इम्प्योरिटी ऐड करते हो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है ना। ये हमारे घरों में जो जब हम खाना पकाते हैं तो इसको यूज करते हैं। कैसे? ऐसा बोलते हैं ना कि जब आप कुकर में दाल को अगर अच्छा पकाना है तो आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, थोड़ा सा टर्मरिक डाल दो, है ना, तब ये अच्छे से क्या होगा, कुक हो जाएगा। क्यों? ऐसा करने से जो बॉइलिंग पॉइंट है सब्सटेंस का या कोई भी कुकिंग सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब वेपराइज होने के लिए और टाइम लेगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है मतलब अब इसका वेपोराइजिंग पॉइंट और टाइम के बाद आएगा, थोड़े और टाइम के बाद आएगा। तो तब तक ये और हीट लेगा, तो और हीट लेगा तो अच्छे से कुकिंग हो पाएगी। तो इसका हम कुकिंग पर्पस में यूज करते हैं इम्प्योरिटीज वाले का। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से जल्दी से वो बॉयल नहीं होता और फर्दर और हीट ऐड करनी पड़ती है टू बॉयल इट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है। तो सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मली वाटर बॉयल होता है और इसके लिए सपोज 100 जूल एनर्जी लगती है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, सपोज 110 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब ये सपोज 120 जूल एनर्जी सपोज ये लेगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा हीट ले रहे हैं और तब जाके ये बॉयल हो रहा है। तो ऑब्वियसली कुकिंग अच्छे से हो पाएगी क्योंकि हीट ज़्यादा सप्लाई हुई है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ प्रेशर। जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। कैसे? ये भी कुकर वाला सेम। हम ये बोलते हैं ना कि खाना जब भी हो तो हमको ढक के पकाना चाहिए। कुकर में हमेशा लिड लगाना चाहिए, है ना, जो है लीक प्रूफ होना चाहिए, वेपर को रिलीज नहीं होना चाहिए। क्या होता है जब आप कुकर में या ढक के खाने को पकाते हो तो अंदर जो प्रेशर वो डेवलप होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और अब फर्दर और हीट ऐड करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है।
यानी जल्दी नहीं पहुंचता बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा लेट से पहुंचता है। तो फर्दर सब्सटेंस को और हीट मिलती ही रहती है और फिर इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। तो हीटिंग अच्छे से हो पाती है और कुकिंग भी अच्छे से हो पाती है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ प्रेशर। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, है ना, तो जनरल सब्सटेंसेस के लिए प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ना। प्रेशर बढ़ा दें तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। जैसे आप एक आइस क्यूब लो और एक वायर को स्ट्रेच करके आइस क्यूब पर ऐसे दोनों हाथों से उसके ऊपर कंप्रेस करो तो देखना आइस मेल्ट होने लग जाता है। फिर जैसे आप वायर को हटा लोगे तो आइस फिर से फ्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो गया, आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया और जल्दी जल्दी मेल्ट होने लग गया क्योंकि प्रेशर अप्लाई हुआ है। जैसे आप प्रेशर रिमूव करोगे तो वापस से फ्रीज हो जाता है। ये इस प्रॉपर्टी के कारण होता है कि एज द प्रेशर इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। सो जनरल सब्सटेंसेस जैसे कि अदर देन आइस, अगर ऐसा करोगे आप तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन आइस में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करने पे मेल्टिंग पॉइंट है डिक्रीज हो जाता है ना। जो आइस वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया वो इसके लिए था। तो आइस के ऊपर अगर आप कंप्रेशन करते हो तो प्रेशर डेवलप होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो अब क्या होगा, वो जल्दी जल्दी मेल्ट होने लग जाता है। दिस हैपेंस फॉर आइस। दिस इज ड्यू टू द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर लाइक सब्सटेंस, है ना। तो वाटर लाइक क्या, वाटर में ही बस होता है। फॉर आइस मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज करने पे, ठीक है। और प्रेशर इंक्रीज करने पे मेल्टिंग पॉइंट जनरली सब्सटेंसेस का इंक्रीज होता है। इम्प्यूरिटी की अगर बात करें तो इम्प्यूरिटी अगर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो हम होप्स एक्सपेरिमेंट में पढ़े थे लास्ट ईयर क्लास 9th में, है ना। जो ट्रॉफ था उसमें हम लोग सॉल्ट और आइस का मिक्सचर लेते थे। तो सॉल्ट क्या इम्प्यूरिटी है, जिससे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया और जल्दी जल्दी पिघलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा आइस। सो दिस इज द थ्योरी अबाउट कैलोरीमेट्री। और इसके बाद हम लोग करेंगे आपका प्रॉब्लम्स।